हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज 15, ठीक है, जिसमें 351 से 375 तक के जो प्रश्न हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए हम सभी लोग इसको आज यहाँ पे सॉल्व करते हैं साथ में। देखिए यहाँ ऊपर कुछ लाइनें लिखी है मैंने आप सभी लोगों के लिए, जो लोग भी चैनल पर बने हुए हैं और लगातार अब तक के जो 14 लेक्चर हैं वो सुने हुए हैं, अच्छे से उन्होंने रीड किया। और जो है आगे इसमें 500 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने हैं, ठीक है। तो आज ये 375 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बहुत अब कम ही बच रहा है, इसमें लगभग 150 क्वेश्चन और बचेंगे, तो वो भी धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। और वो 500 क्वेश्चन आप लोग कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के पहले, ठीक है। तो आशा है कि जो है दिसंबर तक एग्जामिनेशन वगैरह हो जाए, पीजीटी हायर ये सब जो एमपी वगैरह का है, तो ये तो सब पहले ही है। तो उसके पहले आप सभी लोग ये जो समाजशास्त्र के प्रश्न हैं ये सारे जो है 2-3 बार आप लोग इसको जरूर रिवाइज करें, ठीक है, क्योंकि ये हर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि जीवन में कामयाबी क्या है, हमेशा एक प्रयत्न मांगती है, ठीक है। तो जो कामयाबी होती है वो हमेशा एक प्रयत्न मांगती है। ईमानदारी के साथ में अपने कार्य को आप करते रहिए, कर्तव्य पथ पर आप सदैव आगे बढ़ते रहिए, इस विश्वास के साथ कि सब अच्छा होगा, ठीक है। तो कभी भी व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए। क्या पता कि आप हार मान जाएं इसी बार में और अगली बार आपका होना रहे, ठीक है। जैसे नेट वगैरह बच्चे देखिए जुड़े हुए हैं संस्थान से, 2 बार 3 बार 4 बार में नहीं होता है, लेकिन वो लगे रहते हैं। अगर वो छोड़ देते तो कैसे उनका होता। एग्जाम्पल में ग्रुप में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3-3 4-4 5-5 बार नेट एग्जामिनेशन दिए, नहीं हुआ, लेकिन 6वीं बार में उनका हो गया। तो अगर आप ये सोचिए कि अगर वो हार मान गए होते 3-4 बार में, तो क्या उनका नेट होता, नहीं होता। लेकिन जब हो गया तो क्या ये आपके रिजल्ट पे लिखा रहता है कि आपने 4 बार में नेट को क्वालिफाई किया है? ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। वहां पे सिर्फ क्वालिफाई लिखा रहता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कितनी बार में होगा। आप लगे रहिए, अगर आप उसमें लगे हैं तो सीख तो रहे ही है ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि देखिए नौकरी लग जाना ही तो कोई एक वो नहीं है ना। बहुत लोग हैं जिनकी नौकरी लगी नहीं लगी है, तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो नहीं पढ़ते लिखते हैं? क्या वो अच्छा जीवन नहीं जीते हैं? ठीक है, वो भी जीते हैं। अगर व्यक्ति पढ़ रहा है लिख रहा है, संघर्ष है उसके जीवन में। यानी कि देखिए जब आप हारते हैं, जैसे एग्जाम को कोई व्यक्ति देता है और उसका नहीं होता 1-2 क्वेश्चन से, तो वो जो पेशेंस होता है उस व्यक्ति को जीवन, जो व्यक्ति जीवन जिसका होता है वहां पे भी तो बहुत सारे हमें चैलेंज आते हैं। हमें पेशेंस रखना होता है, चाहे फैमिली हो, चाहे आपका जो है नौकरी क्षेत्र हो, प्राइवेट क्षेत्र हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। वहां पे जब जैसे आपको रिजल्ट में हार मिलती है तो आप बहुत पेशेंस रखते हैं ना। जैसे आपका नेट नहीं होता है या आपके नंबर कम आते हैं जितना चाहते हैं, तो आप तो हमेशा पेशेंस सीख रहे हैं। तो वो जो पेशेंस है वो लाइफ टाइम आपके काम आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है तैयारी करने का, पढ़ाई करने का, ये भी एक। तो अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, ठीक है। और निरंतर प्रयास अपना जारी रखिए इस विश्वास के साथ में कि क्या होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। तो आइए हमारे साथ में, और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आपके जो भी मनोरथ हो आप सभी के वो ईश्वर सिद्ध करें और सब अच्छा हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 351 यहाँ पे दिया गया है कि ग्रामीण समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा ग्रामीण समुदाय है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? कृषि पर निर्भरता, प्रकृति से निकटता, धर्म का अभाव, सरल जीवन, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो हमारा जो ग्रामीण समुदाय है वहां पे कौन सी विशेषता नहीं है? कृषि पर निर्भरता तो उनकी होती ही है, प्रकृति से उनकी निकटता होती ही है, उनका सरल और सादा जीवन होता है, लेकिन धर्म का अभाव, बिल्कुल धर्म का अभाव वहां पे नहीं होता। वहां पे धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है, ग्रामीण समुदाय में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निकटता और दूरी के आधार पर ग्रामीण समुदाय के केंद्रित गांव एवं बिखरे हुए गांव किसने बताए हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के गांवों की चर्चा किसने की है? एक केंद्रित गांव और दूसरा बिखरा हुआ गांव। तो ये किसने बताया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आता है, जैसे एक आता है ना हेलमेट नुमा गांव, गुच्छेदार गांव, ये सब आते हैं ना आपके। तो ऐसे यहाँ पे निकटता और दूरी के आधार पर जो ग्रामीण समुदाय है उसमें केंद्रित गांव और बिखरे हुए गांव की चर्चा किसने की है? तो मेडजन, बेडन पावल, एजेपी या डॉक्टर एस.सी. दुबे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेडजन, ठीक है। तो मेडजन महोदय ने क्या किया था? केंद्रित गांव एवं बिखरे हुए गांव को बताया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा।
अगला है इसमें कि कस्बा एक ऐसा नगरीय अवस्थापन है जो पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो जो कस्बा है वो क्या है? कस्बा एक ऐसा नगरीय अवस्थापन है, ठीक है, जो पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। तो ये किसने कहा? ठीक है, तो रिस्थोफेन महोदय ने या बर्गल, सैंडरसन, एस.एफ. नैडर। ठीक है, तो किसने कहा फ्रेंड्स कि कस्बा एक ऐसा नगरीय अवस्थापन क्षेत्र है जो पर्याप्त मात्रा में क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये किसने कहा था? ये कहा था बर्गल महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि किसने कहा कि मानव प्रतिमानों का निर्माण करने वाला प्राणी है। तो जो मानव है वो क्या है? प्रतिमानों का निर्माण करने वाला एक प्राणी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है ये? बीयरस्टीड, किम्बल यंग, मैरिल, बर्टन राइट। तो फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है कि मानव प्रतिमानों का निर्माण करने वाला प्राणी है, ये किसने कहा है? ये कहा है मैरिल महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस कुछ नए प्रश्न हैं जिनको लगाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप लोग भी इनको लर्न कर लीजिए। अगला है इसमें कि सामाजिक विचलन का अर्थ सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है। जो सामाजिक विचलन होता है, सोशल डेविएंस, का अर्थ क्या है? सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है। ये किसने कहा है? तो मर्टन, फेयरचाइल्ड, बीयरस्टीड, थियोडोरसन व थियोडोरसन। तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स कि सामाजिक विचलन का अर्थ सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है? तो ये कहा था थियोडोरसन व थियोडोरसन महोदय ने। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि देखिए, नगर एक ऐसा बृहद एवं सघन क्षेत्र है जहां सामाजिक विभिन्नता वाले व्यक्ति रहते हैं। तो एक परिभाषा दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है नेट में। ठीक है, कि नगर क्या है? एक ऐसा बृहद एवं सघन क्षेत्र है जहां सामाजिक विभिन्नता वाले व्यक्ति रहते हैं। तो किसने कहा? दुर्खीम, लुइस बिर्थ, बर्गल। तो ये फ्रेंड्स कहा था लुइस बिर्थ महोदय ने। किसने? लुइस बिर्थ महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कितने प्रतिशत जनता है वो गांवों में निवास करती है। ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत की कितने प्रतिशत की जो जनता है वो क्या है? गांवों में निवास करती है। तो कितने प्रतिशत गांव में निवास करती है फ्रेंड्स? वो करती है 68.84%। ठीक है, यानी 68। ठीक है, तो 68.84 जो प्रतिशत जनसंख्या है वो क्या करती है? वो अभी भी गांव में निवास करती है। भारत एक गांव का देश है। ठीक है, कहा जाता है कि भारत एक गांव का देश है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक कहाँ पे है? गांव में अभी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें है कि आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था में क्या विशेषताएं बताई हैं। तो आमंड पावेल महोदय थे, आपके नेट वाले में से यहाँ से सिलेबस में है, तो वहां यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था में क्या विशेषताएं बताई। तो व्यापकता को बताया कि अंतःनिर्भरता, मुक्त व्यवस्था या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या बताया था फ्रेंड्स आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था में? तो उन्होंने व्यापकता को भी बताया, अंतःनिर्भरता को भी बताया, मुक्त व्यवस्था बताया। तो इसका मतलब इन्होंने सभी को बताया। तो ऑल एबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें अगला एक डेफिनेशन दिया गया है कि जब कोई भी वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो वह जाति कहलाता है। यानी कोई वर्ग जब क्या है? पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो वह जाति कहलाता है। ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसकी है? C.H. कुले, हट्टन, मजूमदार या G.S. घुरिये। तो फ्रेंड्स ये जो परिभाषा है ये किसकी है? C.H. कुले महोदय की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि धर्म अलौकिक शक्ति के ऊपर विश्वास पर आधारित है जो कि आत्मावाद तथा मानववाद को सम्मिलित करता है। ठीक है, तो ये किसने कहा कि जो धर्म है वो क्या है? अलौकिक शक्ति के ऊपर विश्वास पर आधारित है जो कि आत्मावाद तथा मानववाद को सम्मिलित करता है। तो गिलिन, हॉवेल, टायलर या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स ये कहा था हॉवेल महोदय ने। किसने? हॉवेल महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि संयुक्त परिवार के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो कि सामान्यतः एक पूर्वज के वंशज हैं। उनमें उनकी पत्नियां एवं अविवाहित संतानें भी रहती हैं। तो ये किसका कथन है? तो यानी ये परिभाषा है संयुक्त परिवार की कि संयुक्त परिवार के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो कि सामान्यतः एक पूर्वज के वंशज हैं। उनमें उनकी पत्नियां एवं अविवाहित संतानें भी आती हैं। तो यह कथन किसका है? मुल्ला, I.P. देसाई, श्यामाचरण दुबे, मजूमदार एवं मदान। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन ए यानी मुल्ला महोदय ने ये बात कही हुई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, संयुक्त परिवार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह क्या है? तो कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह क्या है? एक संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान और मर्यादित जो है यौन संबंध या सामाजिक रीति रिवाज। तो फ्रेंड्स जो हिंदू विवाह है वो क्या है? एक संस्कार है, धार्मिक संस्कार है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि यह किसने कहा है कि वर्ग औद्योगिक समाज का एक लाक्षणिक समूह है, ठीक है, तो वर्ग जो है क्या है? औद्योगिक समाज का लाक्षणिक समूह है, तो ये किसने कहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू डेफिनेशन है क्लास से संबंधित कि वर्ग औद्योगिक समाज का एक लाक्षणिक समूह है, तो मार्क्स, आर्गन और न्यूनकाफ, वेबर या बार्टोमोर, ठीक है, तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा था टीबी बार्टोमोर महोदय ने, ठीक है, टीबी बार्टोमोर जी की एक पुस्तक भी है, अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। वर्ग औद्योगिक समाज का क्या है? लाक्षणिक समूह है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तो द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसके पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है, ठीक है, तो इस लेखक के राइट, तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? रोस्टो महोदय, स्मेल्सर, बार्टोमोर, अमर्त्य सेन। तो फ्रेंड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के जो लेखक हैं वो है कौन? रोस्टो महोदय, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि संस्रूपणात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, तो इसका निम्न में से किसका चिंतन है, ठीक है, तो संस्रूपणात्मक जो है दृष्टिकोण निम्न में से किसका चिंतन है? लिंटन और बेनेडिक्ट का या मार्गन का, मैक्स वेबर का, टाइलर का। तो फ्रेंड्स ये किसका है? लिंटन और बेनेडिक्ट महोदय का, तो न्यू है, थोड़ा सा आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा टर्म्स, ठीक है। चलिए अगला है इसमें कि सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया? तो जो सामाजिक संरचना है उसको क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने प्रभावित किया? तो ये बताना है क्रिया की अविरल धारा, तो नॉडेल, वेबर, गिडिंग्स या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा गिडिंग्स महोदय मानते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि सांप्रदायिकता के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो जो सांप्रदायिकता होती है इसके लिए कौन सा जो मुख्य कारक है वो उत्तरदायी है? राजनीतिक स्वार्थ, उसके बाद में धार्मिक असहिष्णुता, असामाजिक तत्व, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें सभी चीजें जो है सांप्रदायिकता के लिए इंक्लूड है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें एक पुस्तक दी गई है सोशल डेविएंस, ठीक है, सोशल डेविएंस आ सबस्टेंटिव एनालिसिस, ठीक है, लेखक कौन है? जॉनसन, मर्टन, जो है रॉबर्ट बेल या फेयर चाइल्ड। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं रॉबर्ट बेल महोदय, ठीक है, कौन है? रॉबर्ट बेल, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि सामाजिक विकास के 4 मापदंड यानी मात्रा, कार्य क्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता का उल्लेख किसने किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सामाजिक विकास है, सोशल जो डेवलपमेंट है उसके 4 मापदंड, ठीक है, क्या क्या? उसमें मात्रा, कार्य क्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता का उल्लेख किसने किया? हॉबहाउस, बार्टोमोर, डेनियल बेल, मैकाइवर योंगपेज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स ये किसने किया था? ये किया था हॉबहाउस महोदय ने। किसने? हॉबहाउस, तो हॉबहाउस ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि द ग्लोबल सिटी, ठीक है, द ग्लोबल सिटी नामक जो प्रसिद्ध रचना है वो किसकी है? ठीक है, तो द ग्लोबल सिटी नामक जो प्रसिद्ध रचना है ये किसकी है? ये पहले भी पूछी गई है फ्रेंड, ठीक है, गिनेंस, मैकलुहान, सस्किया सासेन, रॉबर्टसन, ठीक है, तो ये किसने किया था? सस्किया सासेन महोदय ने, ठीक है, सस्किया सासेन द ग्लोबल सिटी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इसको लर्न करके रखिए। अगला इसमें कि एग्रीकल्चर इन इंडिया द हरकाज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, के शोध पत्र किसने प्रकाशित कराया? ठीक है, तो एग्रीकल्चर इन इंडिया द हरकाज एंड कॉन्सिक्वेंसेज शासक शोध पत्र को किसने प्रकाशित किया? तो क्रिस्टोफर रॉस, श्रीजीत मिश्रा, नियरमैन या आंद्रे बेतई, ठीक है, तो ये किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था क्रिस्टोफर रॉस महोदय ने, इसको क्या कराया था? पब्लिश कराया हुआ था, ठीक है, शोध पत्र को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला है इसमें फ्रेंड्स की जो भारतीय कृषि, ठीक है, भारतीय कृषि पुस्तक में कृषक संकट के बारे में किसने चिंतन व्यक्त किया? ठीक है, तो भारतीय कृषि जो पुस्तक में कृषक संकट के बारे में किसने चिंतन को व्यक्त किया? तो क्रिस्टोफर रॉस, श्रीजीत मिश्रा, एएन अग्रवाल, आंद्रे बेतई। तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था एएन अग्रवाल महोदय ने, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला इसमें कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में खून के बदले खून का नियम प्रचलित है। ठीक है, तो वो कौन सी ऐसी जनजाति है जहां पे क्या है कि जैसे होता नहीं है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और ये सब जो होता है ना मारपीट, यानी जैसे को तैसा। ठीक है, तो वो वाला यानी तो यहाँ पे तो और भयानक बात कही गई है, खून के बदले क्या है खून। ठीक है, का नियम प्रचलित है। तो ये किस जनजाति में है, भील, नागा, जग्गा, संथाल। तो फ्रेंड्स इसका नाम ही है क्या, जग्गा। तो कहा जाता है ना भैया वो जग्गा आदमी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागा, संथाल, भील ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था थ्योरी में, तो ये सब थी नहीं, लेकिन ये जग्गा जो है नया नाम है और थोड़ा हाईलाइटेड भी है, पढ़ने से भी लग रहा है कि जग्गा जासूस टाइप के लोग होते होंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं, खून के बदले खून का नियम वहां पे प्रचलित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें फ्रेंड्स की एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक संबंधित है किसकी, डेनियल बेल। ठीक है, जो डेनियल बेल महोदय की, डेनियल बेल की पुस्तकें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं डेनियल बेल महोदय, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्विज का 15 जो आपकी क्विज आज की चल रही है उसका जो लास्ट प्रश्न है वो ये है कि सामाजिक परिवर्तन से मैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन समझता हूँ। तो जो सामाजिक परिवर्तन से मैं क्या है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन को समझता हूँ, उपरोक्त परिभाषा किसकी है। ठीक है, तो स्पेंसर, जॉनसन, गिन्सबर्ग या किंग्सले डेविस। तो फ्रेंड्स सामाजिक परिवर्तन से मैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन को समझता हूँ, ये जो परिभाषा है ये किसकी है फ्रेंड्स, ये है गिन्सबर्ग महोदय की। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और आज की ये जो श्रृंखला है वो यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।